हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब और साथ ही स्वागत है आपका शिक्षण कला की इस सीरीज में जिसमें हम पिछले वर्षों में आए गए प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा पहले प्रश्न की ओर। एक अच्छे परीक्षण में तीन गुण होते हैं। एक अच्छे परीक्षण में तीन गुण होते हैं। अ गुड टेस्ट हैज द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो अच्छा टेस्ट होता है ना, गुड टेस्ट, उसमें हमें बताना है कि कौन सी तीन चीजें बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, वैलिडिटी, इवैल्यूएशन, प्रैक्टिकलिटी। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इवैल्यूएशन एंड एक्सपेरिमेंटलिज्म। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इवैल्यूएशन एंड प्रैक्टिकल। तो कंफ्यूजन है चारों ऑप्शन, तो इसलिए हमें बेसिक की ओर चलते हैं। जो एक गुड टेस्ट होता है उसमें तीन चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिविटी। तो इन तीनों के आधार पर हम देख सकते हैं रिलायबिलिटी को अगर हम पकड़ लें तो ये सिर्फ बी को ऑप्शन में है, बाकी तीनों में किसी में नहीं है। तो आंसर हमारा इस बेस पे क्या हो जाएगा? बी। इजी क्वेश्चन है अगर आपने ये पॉइंट पता है। अब देखिए एक बार इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। वैलिडिटी मतलब है कि इस टेस्ट को हमने जिस काम के लिए रखा है उसका ये हमें वैलिड रिजल्ट है। अब हम किसी के जनरल नॉलेज चेक कर रहे हैं तो हमें जनरल नॉलेज ही बताए। उस टेस्ट में मैथ के क्वेश्चन ना हो, उस टेस्ट में ईवीएस के क्वेश्चन ना हो, उस टेस्ट में क्या हो, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हो। दूसरा होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी मतलब है अगर हम उस एग्जाम पर रिलाई कर सकते हैं कि ये हमें सही रिजल्ट दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है, अब उसने एक ही टेस्ट तीन बार दिया लेकिन तीनों में उसके अलग अलग रिजल्ट आए, इसका मतलब क्या है? ये टेस्ट रिलायबल नहीं है। अब एक बच्चा इसको चाहे तीन बार दे, चार बार दे या पांच बार दे, अगर उसके रिजल्ट लगभग लगभग सेम आने चाहिए तभी वो टेस्ट रिलायबल है। ओके। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? कि उसमें कोई उसके फेरबदल के चांस ना हो। अब आपने कोई पेपर दिया, अब उसे चाहे एग्जामिनर ए हो, एग्जामिनर बी हो या एग्जामिनर सी, कोई भी चेक करें तो मार्क्स आपके लगभग लगभग सेम ही आएंगे। अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी है। इसलिए हमेशा याद रखना एक गुड टेस्ट में क्या होता है? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ये तीनों की पॉइंट है, ये हमेशा होने चाहिए तभी वो टेस्ट गुड टेस्ट है। ओके। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्रों को पहली कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि। यानी कि क्या है? जनरल से स्पेसिफिक। यानी कि पहले बताने की बात कर रहे हैं, पहले उन्हें रूल बता दिया जाए बच्चों को और उसके बाद उसके एग्जाम्पल दिए जाए। तो ये विधि बतानी है हमें, आगमन या निगमन। यानी कि क्या होता है ये? इंडक्टिव मेथड या फिर डिडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव डिडक्टिव को क्या कहते हैं हिंदी में? आगमन या निगमन विधि। अब इसको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। यहाँ देखो, निगमन है, निगमन है, नी से याद रख लो नियम। यानी कि नियम से लेके बच्चा कहाँ जाएगा? एग्जाम्पल की ओर। अब इसका उल्टा इधर कर दो, ये जाएगा बच्चा एग्जाम्पल से रूल की ओर। ठीक है, अब इससे गलती नहीं होगी आपको कभी। अब नियम से एग्जाम्पल की ओर निगमन में जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? रूल। नियम से बच्चा कहाँ जा रहा है? एग्जाम्पल की ओर। यानी कि नियम से एग्जाम्पल जाएगा तो क्या होगा? निगमन हो गया अपना आंसर। तो क्या हो जाएगा? निगमन विधि। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सही क्रम कौन सा है? यानी कि किसकी बात हो रही है? माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग के बारे में देखो, स्टेप्स बताए गए हैं इसमें। अब माइक्रो टीचिंग समझते हैं, ये क्या है? माइक्रो मतलब छोटा, बहुत ही छोटा, और टीचिंग मतलब शिक्षण। तो देखो हमें पढ़ाना है, मान लो हमें पढ़ाना है 100 बच्चों की क्लास को 1 घंटे के लिए का पीरियड है हमारा, ये 45 मिनट का जो भी पीरियड है हमारा। अब हमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और हमें अपनी स्किल बढ़ानी है, तो क्या करेंगे हम? माइक्रो टीचिंग में कहता है कि इनमें से हम 10 बच्चे ले लेंगे और इनको हम 10 मिनट के लिए पढ़ाएंगे। अब पढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे? पहले अपना लेसन प्लान बनाएंगे, तैयार करेंगे, उसके बाद उनको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद क्या है? उनसे फीडबैक लेंगे कि कैसा पढ़ाया हमने, और जो उस फीडबैक के आधार पर हम क्या करेंगे?
फिर से अपना लेसन प्लान तैयार करेंगे, फिर उनको टीचिंग करेंगे और फिर दोबारा फीडबैक लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। माइक्रो लेसन प्लान बिल्कुल सही है, उसके बाद टीचिंग करेंगे, ये भी सही है। अब देखो, री लेसन प्लान, फीडबैक, ये गलत हो गया, पहले हमें फीडबैक लेना है। ये तीनों फिर भी ठीक है अभी तक। अब री टीचिंग, री लेसन प्लान, री लेसन प्लान, री टीचिंग गलत है क्योंकि पहले क्या लेना है हमें, दोबारा से लेसन प्लान बनाना है, तो री लेसन प्लान आएगा। उसके बाद री फीडबैक पर नहीं जाएंगे हम, पहले क्या होगा, री टीचिंग होगी। कौन सा आंसर आ रहा है, डी। 23वें का आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, बस बेसिक्स अगर हमारे क्लियर रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24, बालकों में शोध एवं अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप विकसित करने हेतु, मतलब बच्चों में क्या करना है, हमें डेवलप करना है रिसर्च और रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, रिसर्च रिलेटेड जो इंटरेस्ट है वो बढ़ाना है बच्चों में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू विल इंक्रीज देयर ऑब्जर्वेशन पावर, ये अच्छी बात है। बच्चा जितना ऑब्जर्व करेगा उतना साइंटिफिकली जाएगा। यू विल मेक देम अवेयर ऑफ द रिसर्च एंड रिसर्च वर्क, ये बहुत बढ़िया है। हम हमें उन्हें पहले बताना भी तो पड़ेगा कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च वर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है हमें इसकी, तो कैसे होता है, ये हमें अवगत कराएंगे बच्चे को। दे विल बी टोल्ड अबाउट द रिसर्चर्स सो दैट दे कैन ऑल्सो डू रिसर्च। अब ये कह रहा है उन्हें रिसर्चर्स के बारे में बताएंगे कि ये रिसर्च, तो ये थोड़ा एडवांस लेवल स्टेप हो गया। ठीक है, और उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है, दे विल बी टोल्ड अबाउट द रिसर्चर्स आर रिस्पेक्टेड, ये तो फिर कोई पॉइंट नहीं है कि रिसर्चर्स की रिस्पेक्ट होगी तभी करेंगे, तो ये भी कोई पॉइंट नहीं है। ये तीनों ठीक है, ये उतना ठीक नहीं है। अब ये दोनों बेहतर ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी बात है और ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या है, अगर हम रिसर्च और रिसर्च पावर के बारे में बताएंगे तो बच्चे ज्यादा प्रोत्साहित होंगे, इसलिए सही आंसर क्या होगा, बी होगा। हमेशा ध्यान रखना, हमें क्या है, एमसीक्यूज में चार ऑप्शन है, उन चारों में से जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है ना, वो चुनना है हमें, बेस्ट पॉसिबल आंसर। हमें ये नहीं चुनना कि बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर कौन सा है, हमें चुनना है इन चारों में से बेस्ट पॉसिबल आंसर। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दल शिक्षण की परिकल्पना में अंतर्निहित है, यानी कि हाइपोथेसिस अंडरलाइंग टीम टीचिंग। टीम टीचिंग का मतलब गोल क्या है और किस आधार, किस लिए टीम टीचिंग इंट्रोड्यूस की जाती है। अकेले काम करते समय शिक्षक उबाऊ महसूस करते हैं, ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, टीचर के लिहाज से भी बच्चों के लिहाज से भी। शिक्षक अकेले शिक्षण कार्य में सक्षम नहीं होते, देखो ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। स्कूल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक अधिक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं, ये अच्छा पॉइंट है। अकेला शिक्षक वर्ग को नियंत्रित नहीं कर सकता है, यानी कि द सिंगल टीचर कैन नॉट कंट्रोल द क्लास, ये भी नेगेटिव है। एक ही अच्छा आंसर है, वो भी बेस्ट है। द बेस्ट टीचर ऑफ स्कूल कैन बी शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट्स, मतलब जो क्या है, बेस्ट टीचर है उससे पढ़ने का मौका बाकी बच्चों को भी मिलेगा। और टीम टीचिंग होगी तो क्या होगा, उसके साथ में बाकी जो टीचर्स है वो भी अपना टीचिंग स्किल्स बेहतर करेंगे, इसलिए दोनों में बच्चों का, टीचर का, दोनों का फायदा है। तो ये हो गया अपना 25। चलिए अब देखिए, पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर है, यानी कि एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग हायरार्की, हायरार्की इज। अब हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन किसकी हायरार्की, लर्निंग की हायरार्की, या फिर मोटिवेशन की हायरार्की, या फिर साइकोलॉजिकल नीड्स की हायरार्की, ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो ये थोड़ा क्या है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऑप्शन तो है हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एवेल्यूशन, एनालिसिस। तो एक बार हम देखते हैं कि लर्निंग हायरार्की कौन कौन सी पढ़ी है हमने। एक तो आती है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, कि जो हमारी नीड्स है वो किस प्रकार है, किस लेवल पे बढ़ती है, तो इसमें होता है फिजियोलॉजिकल नीड, फिर आती है हमारी सेफ्टी नीड्स, फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर एस्टीम, सेल्फ स्टीम, उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसका टॉप पॉइंट क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इधर देखिए, ये है रॉबर्ट गाग्नेज हायरार्की ऑफ लर्निंग, ये भी हायरार्की ऑफ लर्निंग है। इसमें देखिए सिग्नल लर्निंग, उसके बाद आता है स्टिमुलस लर्निंग, फिर चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, और उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दो ऑप्शन हमारे पास ये आ गए। अब देखते हैं इसमें क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की, इसमें क्या, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस। इन दोनों में से कोई भी नहीं है हमारे पास, तो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो इसके बाद एक और थ्योरी हमारे पास, वो क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी। क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने भी दी थी हायरार्की ऑफ लर्निंग, किसमें, कोग्निटिव डोमेन में। इन्होंने बहुत सारे डोमेन में दिया था,
और लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस है इनका वो है कोग्निटिव डोमेन। इसमें कहा था इन्होंने नॉलेज, उसके बाद बढ़ता है, फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और फिर आता है इवैल्यूएशन। तो इसमें देखो हमें इवैल्यूएशन मिल गया, लेकिन जब हम ब्लूम टैक्सोनॉमी में यहाँ तक पहुंच गए तो थोड़ा और समझ लेते हैं इसे। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, इसके भी दो पार्ट है। देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो फर्स्ट टाइम जो आई थी, वो आई थी कब आई थी? वो आई थी 1956 में। यहाँ नहीं लिखता उसको, मैं यहाँ लिखता हूँ। फर्स्ट टाइम जो आई थी वो आई थी 1956 में, और उसके बाद उसको रिवाइज करके दोबारा जो लाई गई वो है 2001 में। तो ये क्वेश्चन पुराने पे बेस है, तभी हमारा ऑप्शन इवैल्यूएशन आंसर आ रहा है। देख लीजिए एक बार, देखो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें से, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस। तो क्या आ रहा है, इवैल्यूएशन। तो ये आंसर हो जाएगा अपना सही। लेकिन एक बार हम उस थ्योरी पे चलते हैं दोबारा। अब देखो 1956 में नॉलेज था, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, उसके बाद एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और उसके बाद था इवैल्यूएशन। अब इसमें क्या हुआ, 2001 में इन्होंने ये देखो नॉलेज का रिमेम्बरिंग कर दिया। यानी कि पहले जो था वो नाउन फॉर्म में था, अब इसको क्या कर दिया, वर्ब फॉर्म में कर दिया इन्होंने। नॉलेज को कर दिया रिमेम्बरिंग। नॉलेज का मतलब क्या है, याद होना चाहिए अपने को, ज्ञान। और ज्ञान वही याद होगा, ज्ञान है तो याद है अपने को। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है, समझना, वही समझना लिख दिया। अप्लीकेशन तो मतलब वही अप्लाई करें उसे। एनालिसिस मतलब वही एनालाइजिंग। अब देखो यहाँ पे चेंज आया है, इवेल्युएशन का इवेल्युएटिंग यहाँ हो गया, सिंथेसिस का क्रिएटिंग। मतलब पहले इवेल्युएटिंग को डाल दिया, उसके बाद कुछ नया क्रिएटिंग इसको डाला है, रिवाइज। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस है, इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर, सूक्ष्म शिक्षण किस दक्षता पर केंद्रित है? ये थोड़ा गलत हो गया इंग्लिश में। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ, मतलब हमारी किस कॉम्पिटेंसी पे फोकस करता है, किस दक्षता, किस चीज को सिखाता है माइक्रो टीचिंग। अब देखो माइक्रो टीचिंग हमने पहले भी देखा था, जैसे कि हमें 100 बच्चों को पढ़ाना है 1 घंटे के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 10 बच्चों को ले लेंगे। कितने मिनट के लिए पढ़ाएंगे उन्हें, 10 मिनट के लिए। अब क्या करेंगे हम पहले 10 मिनट के लिए 10 बच्चों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लेसन प्लान, फिर उसके बाद टीचिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा री लेसन प्लान बनाएंगे, फिर टीचिंग करेंगे दोबारा, और फिर फीडबैक लेंगे। तो इससे क्या हो रही है, हमारी टीचिंग स्किल इंप्रूव हो रही है। क्या इंप्रूव हो रही है, टीचिंग स्किल। तो यहाँ से पता चलता है हमें किस चीज़ के लिए है ये हमारी फोकस किस चीज़ पे करता है, हमारी टीचिंग स्किल पे, उसको बेहतर कराता है हमारा। ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर आएगा कौशल, स्किल। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण विधि जिसमें शिक्षक विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर जा रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल से रूल, यानी कि उदाहरण से हम किधर जा रहे हैं, नियम की ओर जा रहे हैं। अभी मैंने आपको ट्रिक समझाई थी आगमन और निगमन विधि की। ठीक है, आगमन और निगमन। अब निगमन का हमें क्या पकड़ना है, नहीं। अब देखो इसमें क्या था, हम किधर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि रूल से एग्जाम्पल की ओर। तो हमें कहाँ, अभी कहाँ जा रहे हैं, रूल से एग्जाम्पल यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर। लेकिन अभी कहाँ जा रहे हैं हम, स्पेसिफिक से जनरल। तो क्या आएगा इसका आंसर, निगमन ना होके आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन था ये तो। चलो अब चलते हैं। अभिवृत्ति, मूल्य और अभिरुचि किस अधिगम अनुक्षेत्र द्वारा परिलक्षित होते हैं? ठीक है, यानी कि एटीट्यूड, वैल्यूज और इंटरेस्ट ये कौन से डोमेन में आते हैं, लर्निंग डोमेन। देखो कोग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर है, नन ऑफ द अबव। साइकोमोटर क्या होता है, ये होता है हैंड स्किल, बॉडी मूवमेंट, हैंड बॉडी मूवमेंट। इसमें दो होते हैं, माइक्रो मूवमेंट और मैक्रो। जैसे हाथ हिलाना ये हो गया मैक्रो, और उंगलियां हिलाना, उंगलियों के ऊपर कंट्रोल करना, ये होता है माइक्रो। तो ये क्या है, बॉडी मूवमेंट पे है। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं। अब देखो कोग्निटिव डोमेन ये क्या होता है, ये हमारे माइंड पे बेस्ड है। इसमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब आएगा इसमें, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। और अफेक्टिव क्या है, ये मतलब इमोशंस, इमोशंस। इसमें ही आते हैं हमारे एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, ये किसमें आएंगे, अफेक्टिव में आएंगे। ठीक है, सही आंसर हो गया बी। चलिए
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में शिक्षण का कौन सा स्तर अनुशंसित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग जो दिया गया है उसमें कौन सा लेवल नहीं है, तीन चारों में से वो बताना है हमें। तो एक बार लेवल ऑफ टीचिंग देख लेते हैं हम। देखो लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, पहले आता है मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। इस प्रकार से ऊपर बढ़ता है। तो अब देख लीजिए इसमें क्या नहीं है, मेमोरी भी है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव क्या है, डिफरेंशिएशन लेवल। ये इसमें नहीं आता है, तो ये इसका हो गया सही आंसर। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। चलिए इसी के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।